नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस संस्कृत कक्षा में हम निबंध लेखन सीखेंगे। जी हाँ, निबंध का नाम आप प्रत्येक भाषा में सुनते हैं। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम जानें निबंध क्यों लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, इनको लिखने का क्या तरीका है। जी हाँ, इसी शीर्षक के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ आवश्यक जानकारियाँ निबंध के बारे में। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब कोई घटना घटित होती है या हमें किसी नई बात का पता चलता है तो हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं। यदि कोई दूसरा सामने ना हो तो हम इसे लिखकर बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। विषय यदि छोटा है तो हम उसे एक अनुच्छेद के रूप में लिख देते हैं, और यदि बड़ा है तो उसके अनेक पक्ष होते हैं। उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसकी कमियाँ भी होती हैं। उन्हें घटने का एक विशेष क्रम होता है और इसी क्रम के आधार पर उन्हें सही क्रम देकर जो विभिन्न अनुच्छेद लिखे जाते हैं, या ये कहें कि एक से अधिक अनुच्छेद लिखे जाते हैं, तो वह निबंध कहलाता है। निबंध लिखने के उद्देश्य क्या होते हैं? जी हाँ, किसी भी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करना और उनसे जुड़े बिंदु निकालकर उन्हें समझना, यही निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी विषय को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उन्हें अनुच्छेदों में बांटना और इसके अलावा विचारों या भावों को लिखकर अभिव्यक्त करना, यह सब इसके उद्देश्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम निबंध लेखन सीखते हैं तो इससे हम एक अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिखने के योग्य हो जाते हैं। हमारी भाषा सरल हो जाती है। हम प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को आसानी से कह सकते हैं। अब यह जानना भी आवश्यक है कि आखिर निबंध है क्या और किसे कहते हैं। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध। बंध का अर्थ है बांधना और इसमें लगी नी उपसर्ग का अर्थ है अच्छी प्रकार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रमबद्ध तरीके से विचारों को अभिव्यक्त करना, लिखकर अभिव्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। प्यारे बच्चों, निबंध लेखन एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने की। उपन्यास, कहानी, इनके द्वारा भी अनेक प्रकार की विधाएं हम समझते हैं और सीखते हैं, लेकिन निबंध उन सब में बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। इसमें कई बार हम एक पृष्ठ पर अपने निबंध को खत्म कर देते हैं, जबकि कई बार हम 2 से 3 या 6 से 7 पृष्ठों के निबंध भी लिखते हैं। निबंध लिखना क्यों आवश्यक है? यह पहला प्रश्न जो आपके मन में उठता है, उसका उत्तर यह है कि हमारे मन में उठते प्रश्नों का उत्तर कि क्यों, जैसे कहाँ, कैसे, किसी भी घटना के इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे पास निबंध होना आवश्यक है, जिसके जरिए हम अपने इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से पा सकते हैं और इस प्रकार हमें अपने प्रश्नों के उत्तर निबंध के माध्यम से आसानी से मिल जाते हैं। संस्कृत निबंध में हमें ज़्यादा लंबे निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे हम इन निबंधों की लंबाई या बड़ा या छोटा अपने आधार से लिखते हैं, अर्थात अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसे रूप प्रदान करते हैं। जैसे यदि हम इस समय संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर एक अनुच्छेद के बराबर ही निबंध लेखन हम लिखते हैं, जिसमें लगभग 10 से 12 पंक्तियाँ होती हैं या 5 से 10 पंक्तियाँ भी
हो सकती हैं। आज एक बहुत ही सुंदर विषय पर निबंध लेखन के अभ्यास के साथ मैं आपको इसे लिखने का तरीका समझाते हुए एक निबंध लिख कर बताऊंगी, जिससे कि आप समझ सकें कि हम निबंध कैसे लिखते हैं। अब इसके अंतर्गत आप देखिए कि सबसे पहले हमें यह बताना आवश्यक होता है कि हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं वह क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। यदि उसके नुकसान भी हैं तो वह क्या हैं, और अंत में उसका निचोड़ अर्थात उपसंहार। इन्हीं को पंक्तिबद्ध तरीके से लिखकर एक छोटे से अनुच्छेद में लिखना भी निबंध ही होता है। यह है आज का आपका विषय। यह विषय है सत्संगति, अर्थात सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम निबंध लिखते हैं और यह विषय क्या है। सत्संगति, जी हाँ, इस विषय के माध्यम से हम समझेंगे कि सत्संगति क्या है और उसका निबंध कैसे लिखा जाए। सत्संगति अर्थात सही संगति, सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। प्रथम वाक्य के अंतर्गत देखिए, सताम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति सत्संगति कही जाती है। सज्जनों की संगति सत्संगति कही जाती है। सताम संसर्गस्यापि विशेष प्रभाव है, ध्यानपूर्वक सुने, विशेष प्रभाव है भवति। सज्जनों की संगति का विशेष प्रभाव होता है। मानव संसर्गस्यापि विशेषः प्रभावः भवति। मानव संसर्ग का भी विशेष प्रभाव होता है। संसर्ग कहा जाता है साथ को। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संगति से मनुष्य में बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं। सज्जनाः संगत्याः दुर्जनः अपि सज्जनः भवति। सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन होते हैं। सत्संगेन मनुष्य विवेकान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी च भवति। सत्संगति से मनुष्य विवेकी, श्रद्धावान, शीलवान और परोपकारी होता है। सत्यमेव मानव जीवने सत्संग उन्नते सोपानः अस्ति। सच में मानव जीवन में सत्संग सबसे ऊंची सीढ़ी है। सत्संगेन मनुष्यः निर्मलः भवति। सत्संग से मनुष्य निर्मल हो जाता है। सत्संगेन मनुष्यः सद्बुद्धि भवति। सत्संग से मनुष्य सद्बुद्धि होता है। शास्त्रस्य तो अयम निर्देशः। शास्त्र तो यह भी निर्देश देते हैं यत् कि विद्या अलंकृतः अपि, कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जनः परिहर्तव्यः। दुर्जन को त्याग देना चाहिए। कि यदि इसके माध्यम से ये समझाया गया है कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है और वह बहुत ज्ञानवान है तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। सर्वदा सत्पुरुषाणाम एव संगति कर्तव्या। हमेशा अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, संगति का हमारे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने वह कहानी तो सुनी होगी ना कि यदि हम बहुत सारे साफ सुथरे सुंदर सेबों के मध्य एक सड़ा हुआ सेब रख दें तो कुछ ही समय में वे सारे सेब खराब हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि हम गलत लोगों की संगति में आएंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। हम भी उसी गति को प्राप्त करेंगे जिसे वह दुर्जन व्यक्ति प्राप्त
करेगा, किंतु यदि हम सत्संगति में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो हम अच्छी बातें ही सीखेंगे। यही सत्संगति अर्थात अच्छी संगति का प्रभाव है। आपको लिए आज का गृह कार्य यही है कि आप इस निबंध को लिखेंगे और समझेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे और हमेशा इसी कोशिश में रहेंगे कि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, जिससे हम अच्छे रहें और फिर हमारे साथ रहने वाले भी अच्छे रहें। धन्यवाद।